दोस्तों तो करीब 4000 सांप की स्पीसीज होती हैं और इसमें से करीब 600 बहुत ही ख़तरनाक होती हैं जो फैटल होती हैं, 15% होती हैं। और सांप की जो स्टडी होती है उसको ओफियोलॉजी बोलते हैं। ये हर्पेटोलॉजी के अंडर आती है। हर्पेटोलॉजी में बहुत सारे रेप्टाइल्स एम्फीबियंस आते हैं जो ग्राउंड वाटर वाले होते हैं। करीब 100 मिलियन साल पहले लिजर्ड से स्नेक्स अलग हुए थे और इनमें डेडिकेटेड जीन होता है वेनम के लिए, और ज़्यादातर ने इसको सप्रेस कर दिया, लेकिन कुछ अभी भी इसको अपने जो प्रे है उसका शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वेनेमस और पॉइजनस में डिफरेंस होता है दोस्तों। जब कोई चीज़ इंजेक्ट की जाती है तो वेनम उसको बोलते हैं, वेनेमस बोलते हैं। जब कोई टच से सूंघने से हो तो उसको पॉइजनस कहते हैं। तो जहाँ तक बात है दोस्तों सांप की, तो सांप जो होता है ये करीब 5 तरीके से ये जो मैमेलियन सेल है या आप बोल सकते हैं जानवर की मौत होती है। इसमें सबसे पहले होता है न्यूरोटॉक्सिक जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। इसमें कोबरा, क्रेट्स, माम्बाज होते हैं। फिर होता है हीमोटॉक्सिक, इसे हमारे ब्लड की जो सेल्स हैं उनको डैमेज करता है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कोलैप्स करता है। इसमें वाइपर्स आते हैं, रेटल स्नेक आते हैं। फिर साइटोटॉक्सिक मतलब जो सेल को, टिश्यू को डैमेज करता है और सेल डेथ करवाता है, जैसे इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है पफेडर। उसके बाद आता है दोस्तों मायोटॉक्सिक मतलब मसल को डिस्ट्रॉय करता है। ये पानी वाले स्नेक होते हैं जो सी वगैरह में पाए जाते हैं। फिर आता है कॉम्बिनेशन में, ज़्यादातर स्नेक ना इन सब का इस्तेमाल करके एक साथ अटैक करते हैं और वो इंसान को मारते हैं। तो दोस्तों ये जो वेनम होता है इसमें करीब 100 तरह के पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं। तो ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कंपोजिशन है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में इसका इस्तेमाल करके हमारे लिए कुछ काम की चीज़ें बनाने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी आपने सोचा है कि भाई जानवरों को भी सांप खाते हैं, इंसान को भी सांप खाते हैं, लेकिन इंसान तुरंत मर जाता है दोस्तों। अभी भी करीब 1 लाख लोग हर साल मरते हैं। नंबर 1 पर अभी भी मॉस्कीटो है, करीब 7 लाख से 10 लाख लोग उससे मरते हैं। फिर है डॉग बाइट्स वगैरह हैं, उन पर कभी बाद में वीडियो बनाएंगे। तो आपने सोचा इसमें हमारे अंदर एंटीबॉडी क्यों नहीं बनती है? एंटीबॉडी का सबसे बड़ा कारण ये है कि दोस्तों ये इसका जो एक्शन होता है ना वो बहुत फास्ट होता है और ये टारगेट स्पेसिफिक होता है। इसका जो प्रिसीजन होता है ना ये अपने टारगेट पर तुरंत अटैक करता है और इम्यून सिस्टम इसको पकड़ ही नहीं पाता है। और ये एक साथ सिनर्जिस्टिकली काम करता है। जैसे आपको बताया भाई न्यूरोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक होता है, हीमोटॉक्सिक होता है, तो एक साथ अटैक करता है तो इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे खतरनाक स्नेक के नाम आपने सुने होंगे, ब्लू क्रेट है, इनलैंड के जितने भी स्पीसीज है, इनलैंड ताइपेन है, कोस्टल ताइपेन है, और ईस्टर्न ब्राउन स्नेक, ब्लैक माम्बा, ये सब हैं जो ये 10-20 मिनट से लेकर 3-4 घंटे में इंसान को निपटा देते हैं। कई बार तो 6 घंटे तक ये तड़पाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर इनका जो एंटी वेनम जो बनता है, इसका जो एंटीडोट जो बनता है वो बनता है घोड़े से। और घोड़े से ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि घोड़े का जो ब्लड पूल होता है ना वो बहुत, उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसमें रिजल्ट हमारे पास अच्छे आते हैं। और घोड़ा बहुत सारी चीज़ों से बहुत बेहतर पड़ता है। घोड़े के अलावा ये रैबिट से, बकरियों से और सीप वगैरह से भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन उनका ब्लड पूल छोटा होता है, लेकिन घोड़े में बहुत फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो होता है दोस्तों, आपको पता है कि जंगल में ये सारे चीज़ होते हैं तो बहुत लोगों को स्नेक खाते हैं, तो इनके अंदर पहले से ही इसके खिलाफ अच्छा रेस्पॉन्स जनरेट होता है इंसान की तुलना में, क्योंकि ये लोग अभी भी जंगल में रहते हैं, हम लोग जंगल में नहीं रहते। तो हमारे ऊपर इसका अटैक है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इनका जो स्ट्रॉन्ग और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है ना वो एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छे से बनाता है। और दूसरा इनकी जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा बड़ा और रेजिस्टेंस जनरेट करता है इनके लिए। और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव और स्केलेबल होता है, मतलब हम इसको बड़े लेवल पे इसे एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। और हॉर्स क्या करता है कि जैसे ही हम उसको हल्की डोज जो वेनम की देते हैं तो उसके बाद वो पोलोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है और करीब 3 हफ्ते में स्टार्ट हो जाती हैं और 1 से 2 महीने में ये पीक पे आने लगती हैं। 3 से 4 महीने में दोस्तों फिर से बूस्टर डोज दी जाती है। 3 से 4 महीने में एकदम पीक पे आने लगता है और तब उसका ब्लड निकाल के उसके प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं और प्लाज्मा में से हम एंटीबॉडीज़ को निकाल लेते हैं। 3-4 महीने के बाद दोस्तों हॉर्स में कई साल तक वो एंटीबॉडीज़ बनते रहते हैं। हम उसके ब्लड से वो सेम उसको जो एंटीडोट है उसको निकाल सकते हैं, एंटीबॉडीज़ बनती रहती हैं। लेकिन ये एंटीबॉडीज़ कुछ लोगों में रेशेस वगैरह जनरेट करते हैं जिसको सीरम सिकनेस कहते हैं। अब इसमें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो गूगल का अल्फाफोल्ड है, वो क्या रोल प्ले कर सकता है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रैपिडली उसका जो 3D स्ट्रक्चर है वेनम की प्रोटीन का उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और फिर उसके लिए एंटीबॉडी का डिज़ाइन तैयार कर सकता है। फिर एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है उसको सिलिको में उन कंप्यूटर उसको रेप्लिकेट कर सकता है बहुत फास्ट।
और उसके बाद सिंथेटिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन में मदद करता है। ये उसकी जो एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग साइट है उसको ढूंढने में मदद करता है। और इसका एक बार सीक्वेंस तैयार हो जाता है तो फिर इससे हम एंटीबॉडी बहुत आसानी से करीब 3-4 तरीके से बना सकते हैं। एक होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम ई कोलाई में इसका वो जो एंटी अमीनो एसिड्स हैं वो डाल देते हैं और उससे वो फिर एंटीबॉडी बनाने लग जाता है, मतलब उसको कोडिंग दे देते हैं, उस हिसाब से वो एंटीबॉडी बनाने लगता है। दूसरा होता है mRNA बेस्ड होता है दोस्तों, जैसे कोरोना कोविड में हुआ था कि उसमें कोड दे के हम mRNA बना के उसे सिंथेसाइज करवा लेते हैं। तीसरा होता है दोस्तों फेज डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, जिसमें बैक्टीरियोफेज के सरफेस पे एंटीबॉडी लगा के उससे हम बना सकते हैं। और चौथा होता है ऑप्टिमाइजिंग एंड टेस्टिंग इन सिलिको, जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है उस पर हम इसकी टारगेटिंग को और ज़्यादा स्पेसिफिक कर सकते हैं। उसके बाद प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल टेस्टिंग में हम इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो वेनम है उसको एक गेंद की तरह समझिए। तो एक गेंद पे ना बहुत सारे रीजन्स होते हैं, कुछ रीजन्स हैं जो हमेशा कंजर्व रहते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होते, और कुछ एक्टिव साइट होती है जो लगातार चेंज होती हैं। तो कंजर्व साइट्स को ये आइडेंटिफाई करके उनको रीजन को आइडेंटिफाई कर सकें, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना सकता है। और क्योंकि वो कंजर्व हैं, कंजर्व मतलब वो पूरी दुनिया में हर जगह एक जैसी हैं, सभी स्नेक सभी वेनम्स में एक जैसी हैं, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल एंटीडोट बना सकते हैं। वो वैक्सीन हम हर जगह अवेलेबल करा सकते हैं। तो जब तक हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएंगे तब तक हम उस वैक्सीन को देके उस आदमी की जान बचा सकते हैं, और तब तक हम उसके लिए एग्जैक्ट बढ़िया सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्फाफोल्ड हमारी बहुत मदद कर सकती है। दूसरी बात यह है कि कुछ स्नेक स्पीसीज हैं जो इवॉल्व हो जाती हैं, अपने वेनम को चेंज कर लेती हैं, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनसे एक कदम आगे चल सकता है और उनके साथ साथ उनके वेनम को पकड़ के इंसान को जीने में मदद कर सकता है। अब दोस्तों आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब कोई मच्छर खाता है तो आपने देखा होगा दर्द नहीं होता, तो ये बहुत खास चीज़, तो साइंटिस्ट अलग लेवल से सोचते हैं। तब ऐसा वो क्या करता है कि हमें कभी भी वहाँ पे दर्द नहीं होता, और क्या कारण होता है कि जब खून खुला होता है तो बहुत जल्दी जम जाता है, लेकिन मच्छर एक एक 1.5 मिनट तक खून पीता रहता है और खून चलता रहता है। तो उसका कारण ये होता है वो 2 चीज़ें रीच करता है। एक तो वैसी है कि इतनी शार्प होती है कि उससे दर्द नहीं होता और वहाँ पे पेन महसूस नहीं होता, जो लोकल साइड होती है। दूसरी होती है उसमें एंटीकोगुलेंट वो इंजेक्ट करता है, जिससे खून जमता ही नहीं है। तो वही हाल है दोस्तों सांप के वेनम का। तो ये क्या करता है कि ये शुरू में दर्द नहीं होने देता, जब खाता है पता भी नहीं चलता, और उसके बाद भयंकर दर्द होता है, और ये उसके बाद आदमी को बहुत अलग तरीके से मारता है। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम इसके जो वेनम्स हैं उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने लिए कि ये क्या फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से इसका जो डिज़ाइन डेवलपमेंट एवॉल्वमेंट जो हुआ है इसके वेनम का, वो मैमेलियन सेल जो जितनी भी मैमल्स हैं स्तनधारी हैं उन पर अटैक करने के लिए बना है। तो ये हम पे बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट से अटैक करता है, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि जो स्नेक वेनम्स होते हैं उसमें बायोएक्टिव पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स होते हैं, और उनका जो पाथवे होता है और जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं वो बहुत ही खास होते हैं। बॉडी में पेन रिसेप्शन के लिए या उसको फील करने के लिए या उसके पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए 3 तरह के चैनल्स हमारे अंदर होते हैं। एक तो होते हैं सोडियम चैनल्स, जिसमें सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, और ये हमारे जो पेन है उसको ट्रांसमिट करने में सिग्नल में हेल्प करते हैं। दूसरे होते हैं कैल्शियम चैनल्स, ये हमारी पेन की सेंसेशन को और नर्व रेगुलेशन में मदद करते हैं। इसकी एक दवाई होती है जिकोनाटाइड, ये कॉर्न स्नेल के वेनम से बनती है, जो ब्लड के कैल्शियम चैनल उनको ब्लॉक करती है। क्रोनिक पेन में दोस्तों इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो कॉर्न स्नेल है सांप तो नहीं होता, लेकिन उसी प्रकार का वेनम होता है जिससे ये दवाई बनती है। तीसरी दवाई होती है दोस्तों क्रोटामाइन होती है, जो रेटल स्नेक से बनाई जाती है। इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब पेन किलर टाइप की होती है। थर्ड कैटेगरी होती है दोस्तों ASIC, एसिड सेंसिंग आयन चैनल्स। इसमें क्या होती है, जो माम्बा ग्लोबिन्स होते हैं, जो माम्बा स्नेक होता है उसमें से निकलता है दोस्तों। तो ये टारगेट करता है हमारे ASICs को करता है, इसलिए हमें पेन महसूस नहीं होता। और दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इतना ज़बरदस्त पेन रिलीव करता है, जैसी हमारी ओपीएम होती है ना, तो कभी आपको ध्यान हो कि रीढ़ की या हमारी जो बोन की जो बहुत हैवी सर्जरी होती है तो वहाँ पे भांग वगैरह ये ओपीएम दी जाती है, लेकिन उससे सिडेटिव इफेक्ट बहुत तगड़ा आता है, आदत भी लग सकती है, एडिक्शन भी हो सकता है। ये उस लेवल का सिडेशन हमको देता है, हमें कुछ पता नहीं चलता, और इससे हमें किसी प्रकार का एडिक्शन नहीं होता। अब बात आती है एंटी हाइपरटेंसिव की, मतलब जो भी ब्लड प्रेशर की दवाई, वो हम इससे कैसे बना सकते हैं। तो हमारे अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, जो हमारी मसल के कॉन्ट्रैक्शन को
कंट्रोल करता है, जो पानी के रेगुलेशन को भी कंट्रोल करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। तो कैप्टोप्रिल कर की पहली दवाई थी जो ब्राज़ील में पिट वाइपर से बनाई गई थी, और ये इनहिबिट करती है इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को, जिससे मसल रेगुलेट होती है, रिलैक्स होती है। और 1981 से ये अभी तक यूज़ की जा रही है। और वेजो डायलेशन में, मतलब हमारी जो वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करने में भी हमारी हेल्प करता है। नाइट्रस ऑक्साइड है उसके रिलीज को बढ़ाता है। और तीसरी एक और इसमें दूसरी दवाई ये है टायरोफिवैन, और ये एपिटाफिवाटाइड करके है। इसमें एंटीप्लेटिलेट जो प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, जो हमारे इसमें जो क्लॉट वगैरह जो बनते हैं स्टॉक वगैरह में, उसमें ये हमारी मदद कर सकती है। टायरोफिवैन करके इसका नाम है। तो दोस्तों, हम सांप की और भी ज़्यादा स्टडी करके हम इसके लिए कैंसर के लिए, स्ट्रोक के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए दवाइयाँ बना सकते हैं। क्योंकि इसकी जो वेनम जो होता है वो बहुत ही टारगेट स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक चीज़ों पे अटैक करता है, जिससे इसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं। और आप अगर गांव में रहोगे तो आपको पता है कि सांप से ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लोग बनाते हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती हैं। आधी से ज़्यादा तो उसमें फर्जी होती हैं, जैसे एफरोडियास वगैरह में यूज़ करते हैं लोग सेक्सुअल पावर वगैरह बढ़ाने में। लेकिन कुछ चीज़ें सच में ही इससे जो प्रॉपर्टी जो स्नेक की होती हैं वो मतलब सच में ही काबिल तारीफ़ होती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। और अल्फ़ा फोल्ड जैसी टेक्नोलॉजी इसमें हमारे लिए बहुत ही स्पीड अप करके बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ें बना सकती है। तो घोड़े से जब वैक्सीन एंटीडोट बनता है तो उसमें 6 महीने में लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है। लेकिन यही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अल्फ़ा फोल्ड जैसी टेक्नोलॉजी कुछ दिन और हफ्ते में मल्टीपल टाइप के एंटीडोट्स बना सकती है, जबकि हॉर्स में, घोड़े में बनने में तो उसको महीने लग जाते हैं।